सेतु नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी और बच्चे के साथ मिलकर समुद्र के किनारे एक झोपड़ी में रहता था। सेतु हर दिन समुद्र से कुछ मछलियां पकड़कर किनारे से थोड़ी दूर एक गांव जाकर उन्हें बेचकर पैसे कमाता था। समुद्र की लहरें उनके घर के पास आकर वापस समुद्र में जाते हुए देखकर सेतु का बेटा बीकू बहुत खुश होता था। एक दिन सेतु अपने वुडन बोट को एक रस्सी से किनारे में बांधकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मछली बेचने गांव के लिए निकल गया। तब समुद्र में बड़े बड़े लहर आई और सेतु की झोपड़ी को अंदर ले गई। गांव से लौटा सेतु अपना झोपड़ी को यूं समुद्र में बहता देख अपनी पत्नी सीमा से, देखो सीमा, हम समुद्र के किनारे यूं घर बनाना ये बहुत खतरनाक है। हमारा घर किनारे से दूर, गांव से नजदीक जमींदार के गेस्ट हाउस के पास बनवाते हैं। जैसे सोचा वैसे जमींदार के गेस्ट हाउस के पास सेतु और सीमा जब वहाँ का जमीन साफ कर रहे थे तब जमींदार आया। अरे सेतु, मेरे गेस्ट हाउस के बगल में क्या कर रहे हो? जमींदार जी, समुद्र में लहरें बहुत तेज हो गई है और मेरा घर समुद्र में डूब गया है, इसलिए आपके गेस्ट हाउस के बगल में एक छोटा सा झोपड़ी बनवा रहे हैं। वहाँ समुद्र और यहाँ गांव के बीच घर बनाए तो मछली पकड़ने समुद्र के पास जाना और बेचने गांव जाना बहुत आसान है ना, इसीलिए। रे बदमाश, इतनी हिम्मत तुम में? मछुआरा होकर अपनी परिवार को मेरे गेस्ट हाउस के बगल में रखोगे? मेरे फैमिली वीकेंड्स एंजॉय करने के लिए लाखों डालकर ये गेस्ट हाउस बनवाया है रे। तुम्हारे मछली के बदबू से इसे खराब करोगे क्या? रे, एक बात याद रखो, तुम मछुआरों को सरकार ने सिर्फ मछलियाँ पकड़ने का अधिकार दिया है रे, और गांव और आसपास के जमीन का अधिकार हम जैसे जमींदार को दिया है। अब से जो मैं बोलूंगा वही करना होगा। चलो भागो यहाँ से, कहते हुए डराया। अब लाचार होकर समुद्र के पास अपने नाव में दुखी बेटा सेतु से उसका बेटा आकर, देखो पिताजी, जैसे वो जमींदार ने कहा गांव का जमीन पर शायद हमारा कोई हक नहीं, लेकिन समुद्र तो अपना ही है ना। इस समुद्र में बहुत तेज लहर आने पर भी हमारे घर को कुछ ना हो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। कल समुद्र में लहरों से समुद्र के किनारे हमारा घर भले ही बह गया, लेकिन रस्सी से बांधा हुआ हमारा नाव कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम अपने नाव के ऊपर लकड़ी से एक अच्छा सा घर बनवा लेते हैं, तब कुछ भी हो जाए हमारे घर को कुछ नहीं होगा। वो उपाय सुनने के बाद सेतु अपने पत्नी सीमा के साथ मिलकर लकड़ी से नाव के ऊपर एक घर तैयार किया। वुडन बोट हाउस रेडी हुआ। सेतु अपनी पत्नी सीमा और बेटे को लेकर वुडन बोट हाउस में रहते हुए मछलियाँ पकड़ना शुरू किया। इतने में सीमा वुडन बोट हाउस में कॉफी लाकर सेतु को देती थी। सेतु का बेटा बीकू वुडन बोट हाउस के इर्द गिर्द समुद्र में मछलियों को यूं उछलते हुए देखकर, हाय पिताजी, समुद्र के किनारे जब लहरें आकर जाते थे तो कितनी खुशी होती थी ना। अब हमारा घर ही समुद्र के अंदर है, मुझे और भी ज्यादा खुशी हो रही है। मछलियाँ पकड़ने के बाद वुडन बोट हाउस समुद्र के किनारे आ गया। ये बात जानकर गांव वाले सब वुडन बोट हाउस देखने के लिए वहाँ आए। वुडन बोट हाउस देखकर जाते वक्त वहाँ बिक रहे मछलियों को ले जाने लगे। देखो जी, हमारे बेटे ने जो उपाय दिया उससे सिर्फ हमारे घर की समस्या ही नहीं, बल्कि मछलियाँ बेचने के लिए भी हमें गांव तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये वुडन बोट हाउस की वजह से कस्टमर्स खुद आकर खरीद रहे हैं, यूँ खुशी से बोली। इतने में कुछ गांव वाले सेतु के पास आकर, सेतु भाई, आपका वुडन बोट हाउस तो बहुत अच्छा है, कुछ समय के लिए हमें इसके अंदर लेकर जाओगे क्या? ऐसे नहीं, पैसे भी देंगे। तब सेतु गांव वालों को उसके वुडन बोट हाउस में ले जाकर समुद्र में यहाँ वहाँ घुमाया। सेतु भाई, कितने भी लाख डालकर कोई घर बनवा ले, इस समुद्र को तो दूर से ही देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बोट हाउस में तो समुद्र के बीचों बीच होकर देख सकते हैं। यूं आनंद उठाते हुए कहा। उस रात सेतु अपने वुडन बोट हाउस को समुद्र के किनारे में बांधकर पत्नी और बेटे के साथ मिलकर घर के अंदर सो रहा था। रात को समुद्र में अचानक तूफान आया और लहरें सेतु के वुडन बोट हाउस को पार करके जमींदार के घर तक गए। जमींदार का घर आधे से ज्यादा पानी में डूब गया था, सिर्फ सेतु का वुडन बोट हाउस पानी में तैर रहा था। सुबह अपने वुडन बोट हाउस में जाते हुए सेतु से पानी में फंस गया अपने घर के ऊपर से जमींदार। वो सेतु भाई, मुझे बचाओ, ये गेस्ट हाउस मेरे पूर्वजों के समय से बना है, थोड़ी देर के बाद ये घर पानी में डूब जाएगा और टूट जाएगा, कृपया करके मुझे बचाओ। यूं विनती करने लगा।
जमींदार जी, ये धरती पर जो आप बोले वही होता है ना। इस जमीन पर आए उस पानी को बोलिए ना। उस दिन जैसे हम चले गए, ये पानी भी चले जाएगा शायद। ये भूमि मेरी है, इस बात का मैंने गर्व किया, लेकिन कुदरत किसी एक का नहीं है, मुझे समझ आ गया। मुझे माफ करके बचाइए। तब सेतु जमींदार को अपने वुडन बोट हाउस में गांव तक ले जाकर उसे बचा लिया। एक गांव में रामदेव नाम का एक किसान तरबूजों की खेती करता रहता था। नेशनल हाईवे के पास उनका 2 एकड़ का खेत है। एक दिन जब रामदेव अपने खेत में काम कर रहा था तो उनका बेटा सचदेव आकर, पिताजी शहर में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ, MS करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ, उसके लिए 10 लाख दीजिए। देखो बेटा, अब तक तो मैं अपनी शक्ति से बढ़कर तुमको पढ़ाया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है और हमारे पास जो है वो बस ये 2 एकड़ का खेत है। चाहिए तो हमारे तरबूजों को बेचकर उन आए हुए पैसों से तुमको जो करना है करो। बेटा एक बात याद रखना, मैं अनपढ़ किसान हूँ, इसलिए बहुत मेहनत करके काम करता हूँ। तुम तो पढ़े लिखे हो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके काम करो। कहकर चला गया। ये तरबूज बेचे तो 1 लाख भी नहीं आएगा। उन पैसों से इस गांव में मैं क्या कर सकता हूँ, सोचने लगा और उनके खेत के पास हाईवे को देखा तो उनको कैलाश ढाबा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। हाईवे पर जाते हुए यात्रिक कैलाश के ढाबे के पास रुककर खाना खा रहे थे। वो देखकर सत्यदेव को एक विचार आया, मेरे खेत में तरबूज बेचकर आने वाले 1 लाख से तो मैं अमेरिका तो नहीं जा सकता हूँ। वही पैसों से इस हाईवे पर एक कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट लगाऊं तो बहुत कम समय में मुझे जितना चाहिए उतना पैसे कमा सकता हूँ, तब मैं अमेरिका जा सकता हूँ, कहकर सोचा। उसकी सोच से कैलाश ढाबा रेस्टोरेंट के बाजू में एक जैंट वाटरमेलन रेस्टोरेंट के रूप में एक नया कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट की निर्माण किया। उस रेस्टोरेंट में वाटरमेलन कॉन्सेप्ट के नाम पे वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन आइसक्रीम्स, वाटरमेलन डोसा, वाटरमेलन बिरयानी, वाटरमेलन परोटा, ऐसे वाटरमेलन को मेन इंग्रेडिएंट बनाते हुए नया नया रेसिपीज बनाना शुरू किया। सत्यदेव का ये वाटरमेलन कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेस हुआ और कैलाश का बिजनेस बहुत गिर गया। कुछ दिनों के बाद सत्यदेव के खेत में तरबूजे खत्म हो गए थे और रेस्टोरेंट को वाटरमेलन का स्केर्सिटी आया। वो बात जानकर कैलाश, वो सत्यदेव तो वाटरमेलन कॉन्सेप्ट के नाम पे बहुत हंगामा किया था। अब उनके खेत में तरबूजे खत्म हो गए हैं, इसलिए कस्टमर सारे मेरे ढाबा को ही आ रहे हैं, कहकर बहुत खुश हुआ। सत्यदेव तरबूजों के लिए दूसरों के खेत में जाकर, देखिए आपका तरबूजों को मैं जो मार्केट में मिलता है वही रेट को देकर इधर ही खरीदूंगा। आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा और फायदा होगा। आप मुझे ही बेचिए। किसान खुश होकर ठीक है बेचेंगे कहकर मान गए। दूसरों को खेत में से लाए हुए तरबूजों से वाटरमेलन रेस्टोरेंट का बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगा और कस्टमर्स कैलाश के रेस्टोरेंट को छोड़कर उधर जाने लगे। तब कैलाश के आंख लाल हो गए। उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट से कस्टमर्स को हमेशा के लिए दूर करना होगा, लेकिन कैसे? सोचकर उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट के पीछे इकट्ठे हुए तरबूजों के पास आया। खेतों में छिड़काव करने वाले कीटनाशक को उन तरबूजों के ऊपर छिड़काव किया। अबे ओए सत्यदेव, अब इन तरबूजों को खिलाओ रे तुम्हारे कॉन्सेप्ट फूड में, तब कस्टमर्स का फूड पॉइजन हो जाएगा और तुमको जोते से मारेंगे। सोचकर कोई देखे बिना उधर से निकल गया। कैलाश को ढूंढते हुए उनका बेटा चिंटू उधर आकर, मेरे पिताजी को इधर आते हुए देखा था, लेकिन इधर तो नहीं है, कहाँ चले गए होंगे? सोचकर उधर उन तरबूजों को देखकर, अरे वाह, वाटरमेलन मुझे बहुत पसंद है, कहकर एक वाटरमेलन को तोड़कर खाया और बेहोश होकर गिर गया। सचदेव और बाकी लोग उधर आकर देखे। चिंटू के मुंह से झाग निकलते हुए देखकर, चिंटू को सांप ने काट लिया, डॉक्टर के पास ले जाना है, कहकर चिल्लाया। वो सुनकर कैलाश उधर आकर चिंटू को और वो टूटा हुआ तरबूज को देखकर, अरे बाप रे, मैंने तरबूज के ऊपर छिड़का जहर को मेरे बेटे ने खाया है क्या? ये लोग तो सांप ने काटा है सोच रहे हैं। अगर मैं अब सच नहीं बोलूंगा तो मेरे बेटे को गलत इलाज करेंगे, कहकर मन में सोचा और सबके सामने उनकी गलती का स्वीकार किया। तब सब लोग कैलाश को पकड़कर खूब पीटे। सत्यदेव चिंटू को हॉस्पिटल लेके गया। दूसरे किसान तब, सत्यदेव तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए हमारे फसल को तुम ही खरीद कर मार्केट दलालों से हमको बचाया। तुम और तुम्हारे रेस्टोरेंट हमारे आशीर्वाद से 100 साल तक अच्छे रहे, कहकर आशीर्वाद दिए।
मेरे बिजनेस की वजह से इतने सारे किसानों को बहुत उपयोग हो रहा है, तो मुझे अमेरिका क्यों जाना है? मैं तो अपने माँ पिता और इस गांव को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहकर उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट को अच्छे से चलाते हुए उधर ही खुशी से रहने लगा। उदयपुर के गांव में सोमनाथ कहकर एक आदमी रहता था। उन्होंने इंजीनियरिंग किया था और खुद के गांव के भलाई करने के लिए उस गांव में आकर रहने लगा था। इतना ही नहीं, सोमू किसानों को कम ब्याज में उधार देता था और किसी को बिना ब्याज के भी उधार देता था। लेकिन ये बात विजय नाम का और एक ब्याज देने वाले व्यापारी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सोमू आने के बाद उनका धंधा एकदम गिर गया था। एक बार सोमू सड़क में गिरे हुए प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा कर रहा था। विजय ने उसे देखा और सोमू से, अरे ये क्या हाल हो गया तुम्हारा सोमू? इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तुमने, शहर में अच्छे से नौकरी करने के बगैर इधर इस धंधे में आकर बिना ब्याज उधार दे रहे हो। अब देखा तो प्लास्टिक बॉटल्स को उठा रहे हो। छी छी, तुम्हारे माँ बाप को कितना शर्म की बात है। तुम ऐसे बकवास काम छोड़कर शहर चले जाओ। मेरे वजह से आपका ब्याज का धंधा गिर गया लग रहा है। किसानों को खुशी रहते हुए देखकर आपको तो बहुत जलती है ना? इतना सीन नहीं है, तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हो। तुम जैसे लोग कितना भी आने दो, लेकिन मेरे व्यापार को कुछ नहीं कर सकते हैं। इन पागल किसानों को तो 2 दिन फायदा मिलेगा, बाद में बड़ा सा एक झटका लग गया तो विज्जू बाबू कहकर मेरे पाँव पकड़ेंगे फिर से, कहकर गुस्से से उधर से चला गया था। बाद में सोमू उसके पास इकट्ठे हुए प्लास्टिक बॉटल्स को पिघलकर एक प्लास्टिक कार जैसा बनाया था। उस कार को लोगों को दिखा रहा था। फिर सब लोग उसे अजीब से देखने लगे थे। फिर लोगों में से एक, सोमू बाबू, ये प्लास्टिक कार कैसे इस्तेमाल होगा? तो बीच में विजय आकर, तेरे साथ के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे काम वाम नहीं करने वाले आदमी कुछ बनाता है और तुम जैसे बेवकूफ पूरा काम धंधा छोड़कर इधर आके उसे देखता है। ये प्लास्टिक कार किसी का भी काम का नहीं है। तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लूटने के लिए ये सोमू कुछ चाल चला रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। इन पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या तुम्हारे ऊपर विश्वास करना है? इस गांव में तुम कैसे आदमी हो और सोमू बाबू कैसे आदमी है, ये सबको पता है। इधर से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे बातों के लिए उधार और ब्याज दोनों मिलाकर खिलाएंगे। वो बात सुनकर विजय गुस्से से चला गया था। अब सोमू उस प्लास्टिक कार के बारे में लोगों को अच्छे से विवरण किया। तब सब लोग तालियां बजाने लगे थे। विजय 2 आदमी से मिला था। इस गांव की लोगों को सोमू को देखकर घमंड सर पर चढ़ गया है। परसों को ही किसानों का फसल बेचने के लिए तैयार हो गया है। अगर वो बेचकर फायदा हो जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, फिर हमें कोई नहीं देखेगा। इसलिए आप लोग जाकर नहर का तटबंध को तोड़ दो। बस गांव में पानी आकर फसल पूरा डूब जाएगा, फिर उधार लेने के लिए मेरे पाँव को पकड़ना ही होगा। तब देखूंगा एक एक को। फिर विजय उन दोनों गुंडे को पैसे दिया था। फिर वे लोग पैसे लेकर सर हिलाते हुए चले गए थे। फिर वे दोनों जाकर उस नहर के तटबंध को तोड़ दिया था। फिर नहर का पानी में पूरा गांव डूब गया था। विजय उनके छत पे ऊपर चढ़कर उस पानी को देखकर, हाँ, मेरे घर डूब गया है, फिर भी मुझे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उस किसानों का फसल डूब चुका होगा, कहकर खुश हो रहा था। तब सब किसान उनके फसल को प्लास्टिक कार में ले जा रहे थे। तो विजय उनको देखकर चौंक गया था। फिर विजय को देखकर एक आदमी, विजय सेठ, इतने दिन हम तुम्हें केवल लालची समझे थे, लेकिन तुम इतना कमीना हो ये बात अभी समझ में आया। देखो, हमारे फसल में एक दाने को भी नहीं जाने दिया है। तुम्हारे बारे में सोमू बाबू को पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने हम सब किसानों को प्लास्टिक कार बना के दिया। इतना ही नहीं, तुम जिस गुंडे को पैसे दिए थे उनको सोमू बाबू ने पुलिस के हवाले कर दिया था। अब पुलिस तुमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब तुम बाकी जिंदगी जेल में पछताओगे। फिर विजय घर के अंदर भाग गया था। फिर सब लोग उनकी प्लास्टिक कार की वजह से उनकी फसल को बचाए थे।